भारत का अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश का है? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका का है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका का। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन का। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन का। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? पाँचवां। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में पाँचवां स्थान है। क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी यानी परचेजिंग पावर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश अमेरिका है और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला रूस। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला अमेरिका हो गया और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला रूस। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत क्या है? तो एडम स्मिथ की एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशन से ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम हुआ है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है पूर्ति और मांग द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है वस्तुओं की पूर्ति और मांग द्वारा। रखो और निकलो नीति संबंधित है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है रखो और निकलो नीति। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का। भारत में अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था किसने? मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? मिश्रित अर्थव्यवस्था शुरू हुआ था 1948 में। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है ना आयात होगा ना निर्यात होगा, यानी आयात निर्यात दोनों बंद होता है बंद अर्थव्यवस्था में। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन महबूब अल हक ने किया। महबूब उल हक ने 1990 में। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है कौन? मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। यूएनडीपी ने 1990 में पहली बार जारी किया था मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आकलन का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का जो आकलन किया जाता है उसका आधार है 3: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय जो है वो मानव विकास सूचकांक का आधार है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, भारत की पहली एचडीआर कब जारी हुई थी? अप्रैल 2002 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर जो है वो अप्रैल 2002 में जारी हुई थी।
भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? भारत के मानव विकास रिपोर्ट को नीति आयोग प्रकाशित करता है। कौन? भारत के मानव विकास रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग प्रसारित करता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जो है वो जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। HDR 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 131वां था 189 देशों में। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान पर कौन था? तो प्रथम था नॉर्वे और अंतिम था नाइजीरिया। प्रथम था नॉर्वे और अंतिम था नाइजीरिया। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक एवं तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन से। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र, खनन प्राथमिक क्षेत्र, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र, मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति से। विनिर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, निर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र में, विद्युत जो है वो द्वितीय क्षेत्र में, जलपूर्ति जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र यानी सेवा का योगदान कितना होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 16.38%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 29.34% एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान 54.27% होता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और प्रति व्यक्ति आय जो आया था वो आया था 20 रुपया बताया गया था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी? 1867-68 में। दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई कब? वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई 1931-32 में। 1931-32 में VKRV राव द्वारा 1931-32 में वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई और आय बताया गया 62 रुपया। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को किया गया। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? 4 अगस्त 1949 को। PC महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। PC महालनोबिस की अध्यक्षता में 4 अगस्त 1949 को। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान किसने दिया? राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया वाणिज्य मंत्रालय ने 1948-49 में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO करता है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो 2 मई 1951 को स्थापित किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है कौन? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को मदद करता है NSSO। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है।
राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से क्या घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। एनएनपी में से जब अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो राष्ट्रीय आय निकलेगा। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो है वो संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण, जिन्होंने 1981 में यह अवधारणा दिया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का गणना का आधार वर्ष है 2011-12। वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष है 2011-12। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, यानी सेवा क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर जो है वो मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल क्या कहलाता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी। सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी में से जब मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो वह निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी प्राप्त होता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है क्या? श्वेत पत्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहते हैं। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र को किसने जारी किया? राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया सीएसओ ने। सीएसओ ने 1956 में राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान है कोलकाता में। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश का आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे करके। प्रति व्यक्ति की आय की गणना कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय में जब जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो वह प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। गरीबी से आशय है क्या? गरीबी जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित कर देता है। तो अगर जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाता है तो वह गरीबी कहलाता है। भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? भारत में गरीबी मापन का आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय। न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय के द्वारा भारत में गरीबी का मापन किया जाता है। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई है। तो क्रमशः 2400 कैलोरी एवं 2100 कैलोरी। अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, अगर वह 2400 कैलोरी के बराबर भोजन कर ले रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और शहर के लिए यह मात्रा है 2100 कैलोरी। मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो लकड़वाला समिति ने। लकड़वाला समिति का गठन 1989 में हुआ था। इसलिए मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव दिया था। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2004 में हुआ था। यह संबंधित है, सुरेश तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी निर्धारण से संबंधित है। और सी रंगराजन समिति का गठन 2012 में हुआ था। सी रंगराजन समिति भी गरीबी निर्धारण से
संबंधित है। यानी सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 एवं सी रंगराजन समिति 2012 दोनों गरीबी निर्धारण से संबंधित है। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किया किसने? योजना आयोग ने 1962 में। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किया योजना आयोग ने 1962 में। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। लॉरेंज वक्र क्या है? लॉरेंज वक्र व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रीय प्रदर्शन करता है। लॉरेंज वक्र व्यक्तियों का आय और व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रीय प्रदर्शन करता है लॉरेंज वक्र। गिनी गुणांक क्या है? गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि। आय के वितरण के विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है गिनी गुणांक। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है $1.25 प्रतिदिन आय को। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया अंत्योदय कार्यक्रम। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम क्या अपनाया गया? तो अंत्योदय कार्यक्रम 1978। अंत्योदय कार्यक्रम आया कब? 1978। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुआ? अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत हुआ 25 दिसंबर 2000। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुआ 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह शुरू किया गया। अंत्योदय योजना जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुआ? अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सीखोड़ा ग्राम से हुआ। अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सीखोड़ा ग्राम से शुरू हुआ। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है कौन? NSSO। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अदृश्य प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। अदृश्य प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। अदृश्य प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो एक दीर्घकालीन बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी कैसा बेरोजगारी है? तो यह एक दीर्घकालीन बेरोजगारी है। व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाता है? चक्रीय बेरोजगारी। व्यावसायिक गतिविधियों में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है विकसित देशों में। चक्रीय बेरोजगारी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है विकसित देशों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी होती है मौसमी एवं अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी या फिर अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली एवं प्रत्यक्ष बेरोजगारी। खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। भगवती समिति संबंधित है। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। भगवती समिति जो है वो संबंधित है बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा। नरेगा की शुरुआत कब हुआ था? 2 फरवरी 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत हुआ था कब? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। नरेगा का शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू की गई।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो पूरे देश में कब लागू किया गया? 1 फरवरी 2008 से। नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया कब? 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा का लक्ष्य है 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? बिहार। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब? 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। वित्त आयोग का गठन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280(1) के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243(झ) के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243(झ) के तहत। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसने किया? राष्ट्रपति ने। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किया राष्ट्रपति ने। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या 5 होती है अध्यक्ष सहित। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है YV रेड्डी। 15वें वित्त आयोग का अवधि है 2020 से 2025। 15वें वित्त आयोग के अवधि है 2020 से 25। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनेंगे अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना यह वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। 7वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ था? 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया था कब? 23 जनवरी 2003 को श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में। श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में योजना आयोग का इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था 23 जनवरी 2003 को। भारत में योजना का स्वरूप कैसा है? भारत में योजना का स्वरूप जो है वो मिश्रित है। भारत में योजना का स्वरूप जो है वो मिश्रित है। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया किसने? M विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया M विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखा है M विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यह किताब लिखा है M विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है किनको? M विश्वेश्वरैया को। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है M विश्वेश्वरैया को। गांधी योजना को तैयार किया गया था। गांधी योजना को तैयार किया गया था श्रीमन्नारायण ने। गांधी योजना तैयार किया था श्रीमन्नारायण ने 1944 में। गांधी योजना तैयार किया था श्रीमन्नारायण
ने 1944 में। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुआ था कब? 1944 में। बॉम्बे प्लान 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा लागू किया गया था, जो कि 15 वर्षीय योजना था। जन योजना यानी पीपुल्स प्लान, जन योजना निर्मित की गई थी M.N. राय के द्वारा अप्रैल 1945 में। जन योजना यानी पीपल्स प्लान जो है वो बनाया गया था M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था कौन? सर्वोदय योजना जो है वो जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था जनवरी 1950 में। सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुआ था 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुआ 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कब? 1949 में। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग संस्था थी। योजना आयोग कैसा संस्था थी? गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी एवं उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र सिंह मोदी एवं मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है वो उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन किया गया? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में कब आया? तो नीति आयोग अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी अब नीति आयोग की है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी थे और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग कैसा संस्था है? नीति आयोग एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। एनडीसी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को ही सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को ही सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। एनडीसी कैसा संस्था है? तो एनडीसी भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। एनडीसी जो है वो गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है नीति आयोग का सचिव। नीति आयोग का जो सचिव होता है वही राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। नियोजन से क्या तात्पर्य है? नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन नियोजन को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था रूस ने। नियोजन को सबसे पहले अपनाया था रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय है किस सूची में? आर्थिक नियोजन जो है वो विषय है समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन जो है वो विषय है समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन संबंधित है
कौन सी सूची से, कौन सी अनुसूची से? आर्थिक नियोजन संबंधित है 7वीं अनुसूची से। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? 1951। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ 1951 से। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है किसका? केंद्र और राज्य सरकार पर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित है कौन से देश से? भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो प्रेरित है रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951-56 में आया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 से 61 तक चला। दूसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो पीसी महाल नोबिस। पीसी महाल नोबिस मॉडल पर दूसरा पंचवर्षीय योजना आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता थी भारी एवं आधारभूत उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत उड़ीसा में राउरकेला, छत्तीस में भिलाई और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात कारखानों को लगाया गया। तो उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र एवं पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो दूसरी योजना के दौरान ही लगाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना रहा 1961 से 66 के बीच में। तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित था कौन से मॉडल पर? सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर। सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित था जो कि 1961 से 66 तक चला। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता थी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना यह प्राथमिकता थी तीसरी पंचवर्षीय योजना पर। अब तक की सबसे असफल योजना किसको माना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को ही अब तक का सबसे असफल योजना माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। तीसरी योजना का विकास दर एवं लक्ष्य प्राप्ति दर क्या था? विकास दर, लक्ष्य एवं विकास दर प्राप्ति क्या था? तो लक्ष्य जो था वो 5.6% था और प्राप्ति 2.8% था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण क्या था? तो असफलता का कारण भारत पाक युद्ध जो उन्होंने 1965 में हुआ, भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ एवं भयंकर अकाल जो आया था जो। तो तीसरी पंचवर्षीय असफल रहा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के कारण, भारत चीन युद्ध 1962 के कारण एवं भयंकर अकाल के कारण। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाओं आया। इस 3 वार्षिक योजना को संज्ञा दिया गया योजना अवकाश। योजना अवकाश जो है 1966 से 69 तक चला। योजना अवकाश की अवधि क्या रहा? 1966 से 1969 तक। चौथी योजना आया, चौथी पंचवर्षीय योजना आया 1969 से 74 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो आधारित था डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो आधारित था। गॉडगिल योजना किसको कहते हैं? तो गॉडगिल योजना चौथी पंचवर्षीय योजना को ही कहते हैं। चौथी योजना जो आया उसी को गॉडगिल योजना कहा जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास यही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथा योजना के दौरान 1969 में। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 में। पांचवी योजना का काल क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना आया था 1974 से लेकर के 78 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 78 तक आया था।
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो किस पे आधारित था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित था। डीपी धर मॉडल पर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आधारित था एवं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता यह पाँचवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो मात्र 4 वर्ष ही चला था। 4 वर्ष के बाद यह पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो समाप्त हो गया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ एवं निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया था कब? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ एवं निर्धनता उन्मूलन। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 के बीच में आया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया था। उन्नीस सौ 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के काल में ही। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के काल में 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई पाँचवीं योजना के काल में। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ पाँचवीं योजना में ही। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो लागू हुआ था 1974 में, वो भी पाँचवीं योजना के दौरान ही। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का काल कब तक रहा? तो अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान जो है वो आया 1978 से 80 पाँचवीं योजना के बाद। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया रोलिंग प्लान जो कि 1978 से 80 तक चला। अनवरत योजना किनका देन है? अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान जो है वो किनका देन है? गुन्नार मिडल की। गुन्नार मिडल ने रोलिंग प्लान लाया था। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन है? अनवरत योजना के प्रतिपादक हैं रेगनर फ्रिस। रोलिंग प्लान के प्रतिपादक थे रेगनर फ्रिस। अनवरत योजना आधारित था गांधीवादी मॉडल पर। अनवरत योजना जो है वो आधारित था गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। छठी योजना काल में। छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1980-85 में चला। छठी योजना काल में शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 में। यानी नाबार्ड की स्थापना के लिए सिफारिश किसने किया? शिवरामन समिति। और नाबार्ड की स्थापना हुआ छठी योजना काल के दौरान 12 जुलाई 1982 को। छठी योजना 1980 से 85 तक चला। छठी योजना का मॉडल क्या था? आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था छठी योजना। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण। रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण मुख्य उद्देश्य था छठी योजना का। बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP, TRY-ACM, DWA-CRA, RLEGP कार्यक्रम लागू की गई थी छठी योजना में। तो बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP, TRY-ACM, DWA-CRA, RLEGP ये सब कार्यक्रम लागू किया गया था छठी योजना के दौरान। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था छठी योजना के दौरान ही। सातवीं योजना की अवधि थी 1985 से 90। सातवीं योजना की अवधि थी 1985 से 90। इंदिरा आवास योजना आया था कब? 1985-86 में। इंदिरा आवास योजना आया था 1985-86 में। जवाहर रोजगार योजना कब आया था? जवाहर रोजगार योजना आया था 28 अप्रैल 1989 को।
28 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना आया था। तो इंदिरा आवास योजना 1985-86, जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था। कौन से योजना के दौरान? तो 7वीं योजना के दौरान। 7वीं योजना के काल में ही इंदिरा आवास योजना आया था 1985-86 में, एवं जवाहर रोजगार योजना आया था 28 अप्रैल 1989 को। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 में आया था। नेहरू रोजगार योजना जो है वो अक्टूबर 1989 में आया था, 7वीं योजना काल के दौरान में। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 8वीं पंचवर्षीय योजना रहा 1992 से 97 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक, और इसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो आया था उसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। 8वीं योजना का विकास दर, लक्ष्य एवं प्राप्ति दर क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में 5.6% लक्ष्य था और प्राप्ति था 6.8%। महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना कब आया था? 2 अक्टूबर 1993 को। 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना आया था। इसका प्रारंभ हुआ था 8वीं योजना काल में। 8वीं योजना काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को आया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत 8वीं योजना काल में ही हुआ। 8वीं योजना काल में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया था 15 अगस्त 1993 को। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था 9वीं योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1997 से 2002 तक चला। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं योजना का काल क्या था? 10वीं योजना जो है वो 2002 से 2007 तक चला। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2002 से 2007 तक चला। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना कौन सी थी? अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना थी 10वीं योजना। 10वीं योजना का विकास दर, लक्ष्य एवं प्राप्ति दर क्या था? तो 10वीं योजना में लक्ष्य रखा गया था 8% का एवं प्राप्ति हुआ था 7.6%। 7.6%। 11वीं योजना की अवधि कब रहा? 2007 से 2012 तक। 11वीं योजना की अवधि थी 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्र और समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आया उसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं योजना कब आया? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2012-17 में आया। 2012 से 17 के बीच में आया 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2012 से 2017 के बीच में आया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना का आर्थिक वृद्धि दर, लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य कितना था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था 8% वृद्धि दर का एवं प्राप्त हुआ था 7.6%। योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा।
आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ कब हुआ था? आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ 1991 में हुआ था। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ 1991 में हुआ। नई आर्थिक नीति 1991 में आया था। नई आर्थिक नीति के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? नई आर्थिक नीति के दौरान भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत कब हुआ? 1991 से। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग का शुरुआत हुआ 1991 से। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को ट्रीसेम यानी ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण। ट्रीसेम यानी ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार परीक्षण योजना कब शुरुआत हुआ? तो ट्रीसेम का शुरुआत 15 अगस्त 1979 को हुआ। ट्रीसेम का शुरुआत 15 अगस्त 1979 को हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ कब हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य यानी DWCRA कब प्रारंभ हुआ? 1982 में। DWCRA जो है वो प्रारंभ हुआ 1982 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी NREP की शुरुआत कब हुई? NREP की शुरुआत 1980 में हुआ। NREP की शुरुआत 1980 में हुआ। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी SGRY का शुभारंभ कब हुआ? तो SGRY का शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2001। 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी SGRY का शुभारंभ हुआ। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का शुरुआत कब हुआ? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को हुआ। 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुरुआत कब हुआ? सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ 2001 ईस्वी में एवं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी शुरुआत हुआ 2001 ईस्वी में। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ कब हुआ? हरियाली योजना का शुरुआत हुआ 27 जनवरी 2003 को। 27 जनवरी 2003 को जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ हुआ। कृषक बीमा आय योजना का प्रारंभ कब हुआ? कृषक बीमा आय योजना का प्रारंभ 2003-04 में हुआ। कृषक बीमा आय योजना का प्रारंभ जो है वो 2003-04 में हुआ। स्वजलधारा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? स्वजलधारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ दिसंबर 2002 में। दिसंबर 2002। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई कब? दिसंबर 2000 ईस्वी को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत किया गया दिसंबर 2000 को। इंदिरा गांधी योजना का प्रारंभ कब हुआ? इंदिरा गांधी आवास योजना। इंदिरा आवास योजना शुरुआत हुआ 1985-86 में। इंदिरा आवास योजना जो है वो शुरुआत हुआ 1985-86 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया कब? 15 अगस्त 2008 से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 2008 से। कपाट का गठन हुआ था कब? कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को। कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को। कपाट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कपाट का मुख्यालय है नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था किसने? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कौन? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है, MSP का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP। CACP जो है वो MSP को निर्धारित करता है।
खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो एमएसपी जो है वो शुरू किया गया था 1964-65 में। एमएसपी कब शुरू किया गया था? 1964-65 में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई थी कब? 1920 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू किया गया था 1920 ईस्वी में बड़ौदा में। चकबंदी दो प्रकार के होते हैं। चकबंदी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक व अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में पंजाब से। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 ईस्वी में पंजाब से, एवं अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश से। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश से। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार कैसा है? देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत। सीमांत जोत का आकार कैसा होता है? 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत जोतों का आकार होता है 1 हेक्टेयर से कम। जोतों का आकार सबसे कम है किस राज्य में? जोतों का आकार सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार जो है वो सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। जोतों का आकार सर्वाधिक कहाँ है? राजस्थान में। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून। फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किसने किया था? राज्य समिति ने। कृषि जोतों पर कर लगाने का संस्तुति किया था राज्य समिति ने। भारत की पहली कृषि जनगणना कब हुआ था? भारत की पहली कृषि जनगणना 1970-71 में हुआ था। भारत की पहली कृषि जनगणना जो है वो 1970-71 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुआ था 1999-2000 से। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च संस्थान है कौन? भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च संस्थान है नाबार्ड। नाबार्ड। रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। रबी फसल की बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है। रबी फसल में आते हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों जो है ये सब रबी फसल में आता है। खरीफ फसल में कौन आता है? चावल, बाजरा, मक्का। चावल, बाजरा, मक्का ये सब जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। जायद फसल में कौन आता है? जायद फसल में आता है ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी। ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी ये सब जो है वो जायद फसल में आता है। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। भारत की मुख्य खाद्य फसल हो गया चावल। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967-68 में। हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 1967-68 में। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है किनको? एमएस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है एमएस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं कौन? हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो भी हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति से सबसे प्रभावी फसल कौन सा है? गेहूं। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है गेहूं। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CS सुब्रमण्यम। CS सुब्रमण्यम जो है वो कृषि एवं खाद्य मंत्री थे हरित क्रांति के समय। हरित क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है? हरित क्रांति का जनक माना जाता है फिलीपींस को। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी कब? कहाँ? पंजाब में। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में।
पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से, भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक से, लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर उत्पादन से, गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन, बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन, गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन, कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से, ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से, सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलन है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो सभी क्रांतियों का सम्मिलन कहलाता है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। तो आयकर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर निगम कर प्रत्यक्ष कर है, मृत्यु कर या भू राजस्व कर एक प्रत्यक्ष कर है, उपहार कर भी प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क। तो बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर ये सब जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार जो है वो कौन सा कर लगाता है तो आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क कर, कृषि धन पर कर ये सब जो है वो केंद्र सरकार लगाता है। यानी आय पर कर केंद्र सरकार, निगम कर केंद्र सरकार, संपत्ति कर केंद्र सरकार, धन कर केंद्र सरकार लगाता है, उपहार कर केंद्र सरकार, सीमा शुल्क भी केंद्र सरकार, कृषि धन पर कर केंद्र सरकार। राज्य सरकार कौन कौन सा कर लगाता है? राज्य सरकार जो है वो भू राजस्व कर राज्य सरकार लगाता है। कृषि आयकर जो है वो राज्य सरकार। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। मनोरंजन कर जो है वो कौन लगाता है? राज्य सरकार। पथ कर कौन लगाता है? वाहन कर। पथ कर जो है वो कौन लगाता है? वाहन कर। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति कौन सी थी? कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी चेलैया समिति। कर के स्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए जो समिति बनाया गया था वो था चेलैया समिति। चेलैया समिति का गठन हुआ था अगस्त 1991 में। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत निगम कर है। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत है निगम कर। निगम कर लगता है कंपनियों की आय पर। निगम कर लगता है किस पर? कंपनियों की आय पर। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था। कब? भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था 2005 हरियाणा में। 2005 हरियाणा में। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड वैट संबंधित है उत्पाद कर से। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है उत्पाद कर से। सेन वैट संबंधित है। सेन वैट जो है वो संबंधित है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सेन वैट संबंधित है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सर्विस टैक्स लेता है कौन? सर्विस टैक्स लेता है आयकर विभाग। सर्विस टैक्स जो है वो लेता है आयकर विभाग। भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लागू किया गया? तो जीएसटी जो है वो लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? जीएसटी जो है वो सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ। जीएसटी 4 तरह के हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुआ। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुआ। सेवा कर प्रारंभ किया गया 1994-95 में। सेवा कर जो है वो प्रारंभ किया गया 1994-95 में। रेखा समिति गठित किया गया कब? अप्रत्यक्ष कर सुधार करने के लिए। रेखा समिति गठित किया गया था अप्रत्यक्ष कर सुधार करने के लिए। वांचू समिति संबंधित है। वांचू समिति संबंधित है प्रत्यक्ष कर जांच से। वांचू समिति जो है वो संबंधित है प्रत्यक्ष कर जांच से।
वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं का मूल्य जो है वो बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य जो है वो गिरता है कहलाता है मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI द्वारा प्रयुक्त गतिशाली साधन क्या है? ब्याज दरें बढ़ाना। मुद्रास्फीति को जब नियंत्रण करता है तो RBI क्या करता है? ब्याज दर जो है वो बढ़ा देता है। मुद्रास्फीति से हानि होता है किसको? जो ऋण दिया हुआ रहता है उसको मुद्रास्फीति से हानि होता है, लेकिन जो ऋण लिया हुआ रहता है उसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है। सर्वप्रथम मुद्रा का चलन हुआ था कब? 1542 ईस्वी में। सर्वप्रथम मुद्रा का चलन हुआ था 1542 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी करेंसी का प्रचलन कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा शुरू हुआ 1862 में। 1862 में। भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब अपनाया? भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया 1 अप्रैल 1957 से। भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया 1 अप्रैल 1957 से। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया कब? भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया 1 अप्रैल 1957 को। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया 1 अप्रैल 1957 को। विश्व में मुद्रा यानी 1 अप्रैल 1957 को ही दशमलव प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली दोनों अपनाया गया। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? फ्रांस में 1790 में। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली जो है वो सबसे पहले अपनाया गया था फ्रांस में 1790 में। मुद्रा अपस्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो वह मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित होता है। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण जो है वो उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित होता है। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को घटा देना अवमूल्यन या कहलाता है। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा एवं आयात को कम करना। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ कितनी बार? भारतीय मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन हुआ। भारतीय मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन हुआ। एक बार 1949 में, 1966 में एवं 1991 में। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। तीसरी बार कब हुआ? 1991 में। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास पलायन की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? हॉट या गर्म मनी। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास या पलायन की प्रवृत्ति होती है हॉट या गर्म मनी कहते हैं। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया है 19 अगस्त 1994 को। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया है 19 अगस्त 1994 को। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में हुआ कब? 1 जनवरी 1999। 1 जनवरी 1999 से यूरो का शुरुआत हुआ 11 देशों से। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 19। 19वां देश है लिथुआनिया। सबसे महंगी मुद्रा है इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग। सबसे महंगी मुद्रा है इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग।
वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो कहलाती है क्या? हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो है वो मांग की अपेक्षा कम हो, हार्ड करेंसी कहलाता है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो क्या कहलाता है? सॉफ्ट करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, सॉफ्ट करेंसी कहलाता है। ग्रेशम का नियम संबंधित है, ग्रेशम का नियम जो है वो संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है क्या? विमुद्रीकरण। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? तो 3 बार। भारत में अब तक विमुद्रीकरण 3 बार हुआ है। एक बार 1946, दूसरी 1978 और तीसरी 2016। भारत में विमुद्रीकरण जो है वो 3 बार हुआ है, 1946, 1978, 2016। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के बजट में। बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन है? जे बी बाजार के नियम के प्रतिपादक हैं जे.बी. से। हवाला क्या है? मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हवाला क्या है? मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? क्रोमर ने। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा दिया था क्रोमर ने। ऐच्छिक मुद्रा कहलाता है साख मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा जो है वो कहलाता है साख मुद्रा। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है क्या? फ्लैट मनी। जो कानूनी मुद्रा होता है उसको फ्लैट मनी कहते हैं। प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को। प्लास्टिक मनी तो क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। ब्लैक मनी का अर्थ क्या है? अघोषित धन। ब्लैक मनी का अर्थ है अघोषित धन। स्मार्ट मनी का क्या अर्थ है? क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा क्या कहलाता है? M3। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है कच्चा तेल के आयात पर। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय होता है कच्चा तेल के आयात पर। भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन से। भारत जो है वो सर्वाधिक आयात करता है चीन से। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है कहाँ से? अमेरिका से। भारत जो है वो सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका से। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोलियम उत्पाद। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार क्या है? अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका। मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया। मौद्रिक व्यवस्था का इकाई है रुपया। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये से अधिक के सभी मूल्य के नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये से अधिक के सभी नोटों पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। RBI द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में। 1 रुपये के नोट व सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा। 1 रुपये के नोट व सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर के। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है वह कहलाता है मुद्रा बाजार। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है वह कहलाता है मुद्रा बाजार। क्या कहलाता है? मुद्रा बाजार। गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार क्रय विक्रय से।
गिल्ट एज्ड बाजार, गिल्ट एज्ड बाजार जो है संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार क्रय विक्रय से। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। भारत जो है वो सबसे ज़्यादा आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है कौन? निर्यात आयात बैंक। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुआ था। 1 जनवरी 1982 को आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुआ था। भारत में जीवन बीमा देन है किसकी? ब्रिटेन की। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की। भारत में जीवन बीमा ब्रिटेन की देन है। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया? मल्होत्रा समिति का गठन बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए किया गया। बीमा क्षेत्र में सुधार के प्रति सिफारिश देने के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था यूटीआई, एलआईसी और जीआईसी है। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ 1971 में। 1971 में सामान्य बीमा निगम यानी जीआईसी, सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। सामान्य बीमा निगम की स्थापना 1972 में हुआ। बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? आईआरडीए। बीमा क्षेत्र का नियमन करता है आईआरडीए। आईआरडीए यानी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। आईआरडीए का गठन कब किया गया था? 19 अप्रैल 2000। आईआरडीए का गठन किया गया था 19 अप्रैल 2002 को मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर आईआरडीए का गठन किया गया था 19 अप्रैल 2000 को। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन क्या है? यूटीआई। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है यूटीआई। भारतीय यूटीआई ट्रस्ट की स्थापना हुई थी कब? भारतीय यूनिट ट्रस्ट का स्थापना हुआ था 1 फरवरी 1964 को। 1 फरवरी 1964 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय है मुंबई में। भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड जो है वो यूएस 64 था। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एवं बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय जो है वो नासिक में स्थित है। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक में स्थित है। भारत का सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो हैदराबाद में स्थित है। भारत का सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। और भारत का बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। भारत का बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। भारत में सिक्का बनाया जाता है 4 जगह। भारत में सिक्का का ढलाई मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एवं नोएडा में होता है। भारत में सिक्का बनाया जाता है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एवं नोएडा। सरकारी समितियों का ढांचा है कैसा? त्रिस्तरीय। सहकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। सहकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। नकदी में प्राप्त मजदूरी है मौद्रिक मजदूरी। जो भी नकदी में मजदूरी प्राप्त किया जाता है उसको मौद्रिक मजदूरी कहते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है आया 1948 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? 1948 में। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है क्या? ब्याज। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज।
आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या है? उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर हुआ। हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1949 को गवर्नर CD देशमुख के द्वारा किया गया। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। उस समय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक के RBI के प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी KJ उदेसी। KJ उदेसी। भारतीय रिजर्व बैंक में होते हैं 1 गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष चलता है 1 जुलाई से 30 जून तक। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष चलता है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को क्या रखा गया? SBI। इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके SBI कर दिया गया 1 जुलाई 1955 को। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक है कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। SBI की स्थापना कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति की संस्तुति पर हुआ। गोरवाला समिति की संस्तुति पर हुआ 1 जुलाई 1955 को SBI का स्थापना। सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 19 जुलाई 1969 को। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की थी किसने? हजारी समिति ने। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की थी हजारी समिति ने। नोटों का निर्गमन करता है कौन? नोटों का निर्गमन करता है RBI। RBI जो है वो नोटों का निर्गमन करता है। 1 रुपये का नोट एवं सिक्के को छोड़कर 1 रुपये के नोट एवं को छोड़ करके निर्गमन करता है RBI। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली क्या है? तो नोट निर्गमन हेतु वर्तमान में अपनाई जाने वाली प्रणाली है न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया अक्टूबर 1956 में। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया अक्टूबर 1956 में। RBI के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? RBI के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए। फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक कहाँ है? अमेरिका में। फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक अमेरिका। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB को प्रायोजित करता है कौन? राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। RRB की स्थापना कब हुआ था? ग्रामीण बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था RRB का स्थापना। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। रिजर्व बैंक जो है वो ऋण प्रदान करता है कितने दिन का? 90 दिन का। भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का प्रथम बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में शुरू की गई कब? 1955 में। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में शुरू किया गया 1955
1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार शुरू किया गया, जिसमें संशोधन किया गया 2002 में। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन योजना प्रभावी है 2006 से। बैंकिंग लोकपाल का कार्य क्या है? बैंकिंग लोकपाल का कार्य है बैंक ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2003 में जारी किया था। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुआ। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू हुआ। भारत में एटीएम सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन है? HSBC। भारत में एटीएम सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक है HSBC 1987 में। देश का प्रथम तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया कोच्चि में SBI के द्वारा। देश में पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया कोच्चि में SBI द्वारा। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी 1931 ईस्वी को। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी 1931 को। नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से। नरसिम्हन समिति जो है वो संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से। गोईपोरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। गोईपोरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक। लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश में स्थित है। यूटीआई बैंक वर्तमान नाम क्या है? यूटीआई बैंक का वर्तमान नाम है एक्सिस बैंक। यूटीआई बैंक का वर्तमान नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 30 जुलाई 2007 को गठित किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1 फरवरी 1964 को किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1 फरवरी 1964 को किया गया। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति कहलाता है क्या? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति कहा जाता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? भारत में ट्रेजरी बिल जो है वो बेचे जाते हैं RBI के द्वारा। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं RBI के द्वारा। भारत में RBI कितने दिनों की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है? भारत में RBI जो है वो 91 एवं 364 दिनों का ट्रेजरी बिल निर्गमित करता है। ट्रेजरी बिल की न्यूनतम राशि क्या होती है? ट्रेजरी बिल का न्यूनतम राशि 25,000 एवं इसके गुणांक होते हैं। एड हॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया कब? एड हॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 31 मार्च 1997 को। 31 मार्च 1997 को एड हॉक ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया। शुरू हुआ था 1955 में। भारत में मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति जिसके अध्यक्ष होते हैं RBI के गवर्नर, यही मौद्रिक नीति जारी करता है। RBI मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है प्रति 2 माह पर। RBI जो है वो मौद्रिक नीति का समीक्षा करता है हर एक 2 महीना पर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण क्या हैं? मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार नकदी ऋण प्राप्त करता है क्या कहलाता है? रेपो दर। रेपो रेट। जिस दर पर रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्य बैंक को उधार देता है उसको तो रेपो दर कहते हैं, और जिस दर पर RBI अन्य बैंकों से ऋण लेता है उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं।
बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करता है तो वह नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर कहलाता है। हर एक बैंक जो है वो आरबीआई द्वारा निर्धारित कुछ रकम जो है वो आरबीआई के पास जमा करता है, जिसको नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर कहते हैं। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है वह क्या कहलाता है? वैधानिक तरलता दर। जब बैंक जो है वो कुछ निर्धारित राशि को प्रतिभूति के रूप में अपने पास रिजर्व रखता है उसको वैधानिक तरलता दर यानी एसएलआर कहते हैं। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे उपलब्ध कराता है वह क्या कहलाता है? बैंक दर। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है वह बैंक दर कहलाता है। नेफ्ट और आरटीजीएस साधन क्या हैं? नेफ्ट और आरटीजीएस साधन है मुद्रा अंतरण के। नेफ्ट और आरटीजीएस के द्वारा मुद्रा अंतरण किया जाता है। नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? नेफ्ट यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी का पूर्ण रूप है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं कहाँ है? यूके में। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं यूके में। सहकारी बैंकों का गठन होता है 3 स्तर पर। सहकारी बैंकों का गठन होता है 3 स्तर पर। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुआ था? 1904 में। भारत में सहकारी बैंकों का शुरुआत हुआ था 1904 में। मॉनसून का जुआ कहलाता है क्या? भारतीय बजट। भारतीय बजट जो है वो मॉनसून का जुआ कहलाता है। घाटे का बजट कहलाता है क्या? जब सरकारी आय व्यय से कम हो। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट का देन है किसका? अमेरिका का। शून्य आधारित बजट देन है अमेरिका का। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया? 1987-88 के वार्षिक बजट में। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया? 1987-88। शून्य आधारित बजट की अवधारणा। शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे पी.ए. पायर। शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे पी.ए. पायर। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? बजटीय घाटा। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर कहलाता है बजटीय घाटा। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ होता है शेयरों की खरीदारी। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ होता है शेयरों की खरीदारी। विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश है स्वीडन। विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश है स्वीडन। बिग पशु सिद्धांत दिया था किसने? रॉडन ने। बिग पशु सिद्धांत दिया था रॉडन ने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया? वर्ष 1986 में। कोपरा जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा पारित किया गया 1986 में। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था कौन? अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। भारत का पहला वह सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। भारत का पहला व सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था 1875 में।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हुआ 19 अगस्त 2005 से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हुआ 19 अगस्त 2005 से। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है सेंसेक्स। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुआ। फेरवानी समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? आईडीबीआई। एनएसई का प्रमुख प्रवर्तक है आईडीबीआई। एनएसई का मुख्यालय कहाँ है? एनएसई का मुख्यालय है वर्ली, मुंबई में। एनएसई का मुख्यालय है वर्ली, मुंबई। एनएसई का सूचकांक क्या है? निफ्टी। एनएसई का सूचकांक है निफ्टी। तेजड़िया बुल, मंदड़िया बियर। तेजड़िया यानी बुल, मंदड़िया यानी बियर संबंधित है स्टॉक मार्केट से। तेजड़िया मंदड़िया संबंधित है स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार से। बुल बियर संबंधित है स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार से। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? 23। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 23 है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है 1978-79। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है 1978-79। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 100 शेयरों वाला राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष है 1983-84। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 100 शेयरों वाला राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष है 1983-84। एनएसई के 50 शेयरों का सूचकांक है निफ्टी। एनएसई के 50 शेयरों का सूचकांक है निफ्टी। नैस्डैक शेयर सूचकांक है अमेरिका का। नैस्डैक शेयर सूचकांक किसका हो गया? अमेरिका का। न्यूयॉर्क का डो जोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क का। फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक है जर्मनी का। निक्की शेयर सूचकांक है जापान का। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? सेबी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है सेबी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? सेबी। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को एस.ए. दवे समिति की सिफारिश पर 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला? सेबी को वैधानिक दर्जा मिला 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा मिला। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया था कब? 1962 एम्स्टर्डम में। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया था 1962 में एम्स्टर्डम में। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुआ? 1965 में। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना हुआ 1965 में। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी कब? 1920 में। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1920 में झांग, पंजाब में। भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी कब? 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में हुआ। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति घोषित किया गया था 2000 ईस्वी में। सेज नीति जो है वो घोषित कब किया गया था? 2000 ईस्वी में। सेज एक्ट पारित कब किया गया था? 2005 में।
सेज एक्ट जो है वो पारित किया गया था 2005 में। पहला सेज विकसित किया गया था कहाँ? कांडाला में। पहला सेज विकसित किया गया था कांडाला में। माल्थस सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। माल्थस सिद्धांत जो है वो संबंधित है जनसंख्या से। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। सत्यम समिति जो है वो संबंधित है वस्त्र नीति से। महाजन समिति संबंधित है चीनी उद्योग से। महाजन समिति संबंधित है चीनी उद्योग से। ज्ञान प्रकाश समिति जो है वो संबंधित है चीनी घोटाले से। ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है चीनी घोटाले से। सुंदराजन समिति जो है वो संबंधित है पेट्रोलियम से। सुंदराजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक नीति से। हजारी समिति जो है वो संबंधित है औद्योगिक नीति से। हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक नीति से। दत्त समिति जो है वो औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। दत्त समिति जो है वो संबंधित है औद्योगिक लाइसेंस से। मिर्धा समिति संबंधित है सहकारिता आंदोलन से। मिर्धा समिति जो है वो संबंधित है सहकारिता आंदोलन से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुआ? 2 अप्रैल 1990 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना हुआ 2 अक्टूबर 1990। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय है कहाँ? लखनऊ में। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग क्षेत्र से है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग क्षेत्र। मालेगाम समिति संबंधित है प्राथमिक पूंजी बाजार से। मालेगाम समिति संबंधित है प्राथमिक पूंजी बाजार। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया 1953 में। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया 1953 में पंजाब में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है ISI मार्क। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है ISI मार्क। 1955 से भारत में ISI मार्क जो है वो प्रभावित है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS अस्तित्व में कब आया? BIS अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1987 को। 1 अप्रैल 1987। BIS का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से। हॉलमार्क जो है वो संबंधित है स्वर्ण आभूषण से। हॉलमार्क व्यवस्था लागू है 2002 से। हॉलमार्क व्यवस्था लागू हुआ 2002 से सोना पर तथा 2005 से चांदी पर। पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया था कब? 1970 में। पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया था 1970 में। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003। इकोमार्क संबंधित है पर्यावरण से। इकोमार्क संबंधित है पर्यावरण से। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है कौन? एगमार्क। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एगमार्क। वर्ष 1986 से प्रभावी है एगमार्क। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है नागपुर में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। शीतल पेय सॉस आदि के प्रसारण के लिए प्रयुक्त चिन्ह है FPO। शीतल पेय सॉस आदि के प्रसारण के लिए प्रयुक्त चिन्ह है FPO। श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल होता है क्या? फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन। श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल होता है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन यानी बिजली की वस्तुएं। क्रिसल क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रिसल का पूर्ण रूप होता है क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में।
भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ हुआ था 1952 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संसाधन स्थित है हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद, जिसकी स्थापना 1977 में हुआ। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया? 1973 में। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले महसूस किया गया 1973 में। सेल की स्थापना 1974 में हुआ। सेल की स्थापना कब हुआ? 1974 में। सफ़ेद सोना कहा जाता है किसको? कपास को। सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। हरा सोना कहा जाता है चाय को। स्वर्ण द्रव्य कहा जाता है पेट्रोलियम को। स्पेशल 301 और सुपर 301 क्या है? स्पेशल 301 और सुपर 301 अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीति है। अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीति। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश कहलाता है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का सबसे बड़ा स्रोत देश है सिंगापुर। भारत का अधिकतम स्वदेशी व्यापार किसके साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है। गैट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। गैट की स्थापना 1948 में हुआ था। गैट का स्थान WTO ने लिया था कब? गैट का नाम बदल करके WTO किया गया 1 जनवरी 1995 को। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WTO का मेरे मुख्यालय जेनेवा है। WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WTO के प्रथम अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड जो है वो WTO के प्रथम अध्यक्ष थे। विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य संख्या कितनी है? 164। 164वां देश है अफगानिस्तान। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी कब? 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। विश्व बैंक का अन्य नाम है पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। विश्व बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन। विश्व बैंक जो है वो ऋण देता है दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों तरह का। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। विश्व बैंक को उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। विश्व बैंक की एक संघ है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना दिसंबर 1945 में हुआ। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है किसको? IMF को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस सम्मेलन की देन है? IMF जो है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। IMF ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो किन देशों को ऋण प्रदान करता है? केवल सदस्य देशों को। केवल सदस्य देशों को प्रदान करता है मुद्रा। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि जो है वो ऋणात्मक थी? जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी 1911 में। 1911 में जनसंख्या वृद्धि जो है दर जो है वो ऋणात्मक थी। जन्म दर व्यक्त किया जाता है प्रति हजार पर। जन्म दर जो है वो व्यक्त किया जाता है प्रति हजार पर। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था 2004 में। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य अदृश्य व्यापार एवं ऋण। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य अदृश्य व्यापार एवं ऋण। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन फेरा कब पारित हुआ था? 1973 में। 1973 में विदेशी निवेश एवं व्यापार को सुगम बनाने के लिए। फेरा की जगह
फेरा की जगह फेमा, फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। फेरा की जगह फेमा आया 1999 में। फेरा की जगह फेमा कब आया? 1999 में। इंडिया इज फॉर सेल, इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक का लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक हैं चित्रा सुब्रमण्यम। मोहनधारिया समिति, मोहनधारिया समिति संबंधित है वाटरशेड विकास से। मोहनधारिया समिति जो है वो संबंधित है वाटरशेड विकास से। ईश्वरन समिति का संबंध है, ईश्वरन समिति का संबंध है वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण से, वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण से। डिविडेंट, डिविडेंट क्या होता है? डिविडेंट होता है कंपनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश, कंपनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश ही डिविडेंट कहलाता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है किससे? कुटीर ज्योति कार्यक्रम जो है वो संबंधित है ग्रामीण विद्युतीकरण से। कुटीर ज्योति कार्यक्रम संबंधित है ग्रामीण विद्युतीकरण से। वैल्यू एंड कैपिटल्स, वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? हिक्स की, हिक्स की ने वैल्यू एंड कैपिटल्स नामक पुस्तक लिखा हिक्स की ने, हिक्स की। पेपर गोल्ड कहलाता है क्या? SDR, पेपर गोल्ड कहलाता है SDR, SDR को पेपर गोल्ड कहा जाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1996 में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुआ। आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से। आशा योजना जो है वो संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटा में कौन बड़ा होता है? राजकोषीय घाटा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1978-79 में। IRDP जो है वो शुरू किया गया था 1978-79 में। नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी कब? 24 जुलाई 1991 को। नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा कब की गई थी? नई औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव के द्वारा। 24 जुलाई 1991 नरसिम्हा राव के द्वारा। NGO का आशय क्या है? गैर सरकारी संगठन। NGO एक गैर सरकारी संगठन होता है NGO। सार्वजनिक उद्यमों को विकसित स्वायत्तता प्रदान करने हेतु दर्जा दिया जाता है महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न। देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 11, नवरत्न कितने हैं? 13। नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में पेश की गई थी? नवरत्न की अवधारणा जो है वो 1997-98 के बजट में पेश की गई थी। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया 21 दिसंबर 2009 को। महारत्न दर्जे सृजन का निर्णय लिया गया 21 दिसंबर 2009 को। मिनी रत्न योजना का शुभारंभ कब हुआ? मिनी रत्न योजना का शुभारंभ हुआ 1977 में। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? कोर सेक्टर यानी चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर यानी चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर 8 आधारभूत उद्योग हैं: इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद व विद्युत। NTPC की स्थापना हुई थी कब? 1975 में। ONGC की स्थापना हुआ था 1956 में। गोल्डन हैंड शेक स्कीम, गोल्डन हैंड शेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से। कुछ फुल फॉर्म जैसे TDS,
टीडीएस का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सीप एसआईपी सीप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। केवाईसी नो योर कस्टमर, केवाईसी नो योर कस्टमर। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। क्राई CRY चाइल्ड राइट्स एंड यू, CRY चाइल्ड राइट्स एंड यू। CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना हुई थी कब? 1966।